कांग्रेस राष्ट्रीय मुख्य विपक्षी दल है, उसकी दिल्ली में परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? वो जीरो से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? ये अपने आप में सच है कि जो चुनावी राजनीति में है उसमें हम पिछले 3 लोकसभा के और 3 विधानसभा के चुनाव में असफल हैं। वोट हमें मिले हैं लेकिन वो वोट अपने प्रतिद्वंदियों के वोट से कम है, इसलिए हम हार गए हैं। राहुल गांधी, उनका विजन है, चाहे वो ड्रोन को लेकर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कि वो सामने रख रहे हैं। अगर वो सत्ता में होते तो वो उसको मूर्त रूप दे पाते। कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे, कब तक पीछे ही बैठे रहेंगे, कब तक विरोध करते रहेंगे? अगर अपने सपनों का कुछ बनाना है तो चुनावी राजनीति में आगे आना होगा। ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा संघर्ष किया या कांग्रेस पार्टी ने? शाहीन बाग का केस हो, कांग्रेस पार्टी। जामिया का केस हो, कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें सब लोगों को मदद करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी। CANRC हो, कांग्रेस पार्टी। संसद से लेकर सड़क तक की कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी। अगर हम सत्ता में होते तो शायद और अच्छा डिलीवर कर सकते थे, लेकिन जनता को तय करना है कि कौन सत्ता में रहेगा। जब आप पहला चुनाव हारे थे उसके बाद कोई समिति बनी होगी, फिर दूसरा हारे होंगे तब समिति बनी होगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, कितनी समितियां। लेकिन अगर आप ये कहिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम भी हिंदू मुसलमान करने लगे तो वो हमसे संभव नहीं है। हम कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन ली गई, 2 करोड़ की जमीन 4:55 पे ली जाती है और 18 करोड़ की भगवान श्री राम मंदिर के ट्रस्ट को 5 बजे बेच दी जाती है। तो लोग हमसे कहते हैं कि नहीं साहब, आप तो धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। अपनी शॉर्ट टर्म की कामयाबी के लिए हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। चाहता हूँ कि जो ज्ञानेश कुमार साहब हैं, जिनको CC बनाया गया है, इनकी नियुक्ति में अवैध क्या है? मतलब इससे बड़ा अवैध और क्या होगा? राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। कि पब्लिक स्पेस में जो सवाल हैं, अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया विपक्ष के द्वारा, अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया, अगर उन्हें नहीं बताया गया, तो वो वैसा ही समझेंगे जैसा सत्ता उनको समझाना। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार, कैसे हैं कुणाल? बढ़िया है सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का CM बना दिया है, लेकिन तमाम बातें ये भी चल रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय मुख्य विपक्षी दल है, उसकी दिल्ली में परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? वो जीरो से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? वो लगातार पिछले 6 चुनावों से शून्य पर क्यों है? 3 लोकसभा चुनाव ले लें, 3 विधानसभा चुनाव ले लें, इन 6 चुनावों में शून्य पर ही क्यों अटकी हुई है? इसके परफॉर्मेंस में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इसमें कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आपका क्या कहना है सुरेंद्र जी? देखिए, कोई भी आदमी ये तो नहीं चाहता कि उसकी पार्टी शून्य पे रहे। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता, सफलता तो कोई आदमी नहीं चाहता, कोई पार्टी नहीं चाहती। हम्म। लेकिन अब जनता का फैसला सिरोधार्य सबको करना पड़ता है और जनता का फैसला हमें सिरोधार्य है। और हमारी जो कमियां हैं, चाहे वो सांगठनिक कमियां हों, चाहे वो अन्य कमियां हों, उन सारों को, अब जैसे कल हमारे महासचिवों की बैठक थी, तो खड़गे जी के नेतृत्व में थी, सारे महासचिव थे, राहुल जी भी थे, सभी लोग थे उसमें, KC वेणुगोपाल जी भी थे, सुरजेवाला, मतलब सारे महासचिव हमारे और प्रभारी थे। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की और आगे इस तरीके की कमी ना हो इसकी कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। और अभी तो फिलहाल अपने आप में सच है ये कि भाई पिछले 3 चुनाव में हमारा शून्य हुआ, ये तो बात सच है, इसको लेकर के तो हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीतिक स्थितियों में विधानसभा या लोकसभा पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता। वो अगर हम वहां पहुंचते हैं तो अपनी बात और प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया है, हम उनसे जिम्मेवारी से भागे। तो हम अपनी जिम्मेवारी का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। सड़क से लेके संसद तक हम अपनी बात उठा रहे हैं। वो दिल्ली के हमारे सांसद नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली की बात नहीं उठा रहे। जमुना के जो पानी है उसको साफ करने की मांग नहीं रख रहे हैं, या दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको सही करने की मांग नहीं रख रहे हैं, या दिल्ली को जो रेप कैपिटल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीके उनको हम ठीक करने की बात नहीं, कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कर रहे। ये बात सच है कि सांसद या विधायक हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। हाँ, ये अपने आप में सच है कि जो चुनावी राजनीति में है उसमें हम पिछले 3 लोकसभा के और 3 विधानसभा के चुनाव में असफल हैं।
वोट हमें मिले हैं, लेकिन हम वो वोट अपने प्रतिद्वंदियों के वोट से कम है, इसलिए हम हार गए हैं। अगर किसी आदमी को 50,000 वोट मिले हैं तो वो जीत गया, और किसी को 49,000 वोट मिले हैं वो हार गया। तो ऐसा नहीं है कि 49,000 वोट जिनको मिले हैं वो किसी लायक नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं कोई कह रहा है बस, लेकिन 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 आप जानते हैं कि दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, 49-50 वाली स्थिति नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि चुनावी राजनीति में मतलब हम भले ही पिछड़ गए हों पर विपक्ष के तौर पर हम अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन चुनावी राजनीति का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम चुनावी राजनीति में आगे आते हैं तो हम अपने सपनों का भारत बना पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एलओपी हैं राहुल गांधी, वो अपने जो उनका विजन है, चाहे वो ड्रोन को लेकर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कि वो सामने रख रहे हैं। अगर वो सत्ता में होते तो वो उसको मूर्त रूप दे पाते। कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे, कब तक पीछे ही बैठे रहेंगे, कब तक विरोध करते रहेंगे? अगर अपने सपनों का कुछ बनाना है तो चुनावी राजनीति में आगे आना होगा, ये कहने का मतलब। भाई देखिए, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप तमाम रणनीति बनाते हैं, तमाम बातें करते हैं, तमाम संघर्ष करते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा संघर्ष किया, या कांग्रेस पार्टी ने? शाहीन बाग का केस हो, कांग्रेस पार्टी। जामिया का केस हो, कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें सब लोगों को मदद करने की बात हो, क्या नाम, कांग्रेस पार्टी। सीएनआरसी हो, कांग्रेस पार्टी। संसद से लेकर सड़क तक की कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी। डीयूएसयू में दिक्कत हो तो कांग्रेस पार्टी, जेएनयू में दिक्कत हो तो कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी सड़क पर, छात्रों को जब कुचला जा रहा था जो है जामिया में, उस वक्त कौन सामने, कोई भाजपा वाला सामने आया था? क्या नाम, इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी बैठी। अब हम अपना काम कर सकते हैं। हमने अपना काम जनता के हितों के लिए किया, और जनता में सर्वग्राह्यता के लिए किया, सब लोगों के लिए किया। उसके बाद हम शायद क्या नाम, अपनी जो जिसको कहा जाए धर्म की राजनीति न कर की है, ना करेंगे। जाति की राजनीति न की है, ना करेंगे। क्षेत्रवाद की राजनीति न की है, ना करेंगे। और जिन चीजों से भारत मजबूत होता है उसकी तो हम बात करेंगे, उसकी तो राजनीति हम करेंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को कमजोर करने का कोई साजिश नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि साहब अपने सपनों का भारत, तो ये बात अपने आप में सच है, इस बात को स्वीकार्यता है। अगर हम सत्ता में होते तो शायद और अच्छा डिलीवर कर सकते थे। लेकिन जनता को तय करना है कि कौन सत्ता में रहेगा। जनता ने तय किया भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। अब हमारी भूमिका बदल गई है। हम अपनी भूमिका में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है, अब हमारी जिम्मेवारी है कि उसको बार बार याद दिलाएं। उस संकल्प पत्र को बार बार बताएं उनको कि भाई आपको ये करना है, वो चाहे दिल्ली के लिए हो, चाहे केंद्र के लिए हो। कोई सुने या ना सुने तो आप, लेकिन आप देखिए, हम होते तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित हो रही होती। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो ड्रोन हम जो है हिंदुस्तान में अडानी के यहाँ असेंबल कर रहे हैं। पार्ट्स अमेरिका से आ रहे हैं या इजराइल से आ रहे हैं, आपके सामने है सारी चीजें। तो ये अंतर तो सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में, आम आदमियों में आप जैसे लोगों को डालना है। दुर्भाग्य से आज की डेट में आप जैसे लोग जो है वो सत्ता के मानस पुत्र के रूप में काम कर रहे हैं, वो विपक्ष के माई बाप के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसमें चुनावी राजनीति में फिर आ जाते हैं सुरेंद्र जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जानना जरूरी नहीं है, मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी को, एक ऐतिहासिक पार्टी को जो जिसका इतनी बड़ी लीगेसी है, कि आखिरकार वोटर्स ने उसे चूज करना बंद क्यों कर दिया? मतलब जैसे मैंने एक बार आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, आपने कहा कि हमने एक समिति बनाई है, वो डिसाइड करेगी। अब आप जरा सोचिए कि इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि 6 चुनावों में जब आप पहला चुनाव हारे तो उसके बाद कोई समिति बनी होगी, फिर दूसरा हारे होंगे तब समिति बनी होगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, कितनी समितियां, मतलब कुछ तो आउटकम आता होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारा आंतरिक मामला हम आपको क्यों बताएं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल ये सब नहीं कहने वाले, सब फिजूल की बातें। जी जी जी। हम अपना आउटकम भी लाते हैं। अगर आपने देखा हो 2014 में जब हम चुनाव हारे तो हमने एंटोनी कमेटी का गठन किया था। एंटोनी कमेटी की सिफारिशें सबके सामने थी। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। सबके सामने नहीं थी। हरियाणा में चुनाव हारे, उसकी समिति गठित, उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो हमारी हम्म आंतरिक रूप से चर्चा हुई,
उसमें हम अब अपना दुरुस्तगी कर रहे हैं। उसी तरीके से दिल्ली में हम चुनाव हारे, दिल्ली के चुनाव में सारी चीजें थी, हम शायद लोगों को नहीं ये बता पाए कि हम विकल्प हैं। अगर हम बताने में या जनता ने हम पर भरोसा करने में पूरा कामयाब हो गए होते तो निश्चित तौर पर हम विकल्प होते। आज की डेट में जनता ने देखा कि आप पार्टी के विकल्प में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। देखिए, हर शख्स जो है अपनी बात, कोई भी आदमी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, सब चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। कमियां हो जाती हैं, कमियों को दुरुस्त करने के लिए लड़ते हैं, उसके बाद फर्दर कुछ कमियां हो जाती हैं, कमियों को दुरुस्त करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम भी हिंदू मुसलमान करने लगे, तो वो हमसे संभव नहीं है। आपके सामने है कि आज की डेट में कामों के ऊपर धर्म की कितनी प्राथमिकता हो रही है। आप उठाइए ना गंगा की जो इस समय कुंभ में आस्था को प्रणाम, हम सब लोग आस्तिक हैं, हम सब लोग गंगा में नहाते हैं, हम सब लोग वो करते हैं। लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी देखा कि गंगा में मानव मल की मात्रा इतनी हो? कभी आपने देखा हो? अगर हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम धर्म विरोधी, हमको क्या नाम, आपके मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल वाले जो है धर्म विरोधी करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन ली गई, 2 करोड़ की जमीन 4:55 पे ली जाती है और 18 करोड़ की भगवान श्री राम मंदिर के ट्रस्ट को 5 बजे बेच दी जाती है। तो लोग हमसे कहते हैं कि नहीं साहब, आप तो धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे हम चंदा चोरी के खिलाफ बात कर रहे हैं भाई, धर्म के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अब है क्या कि एक नेक्सस बना हुआ है, और वो नेक्सस जो है वो कभी कभी शायद जनता को सच दिखाने से गुरेज कराता है, परहेज कराता है, पारदर्शिता नहीं रखता है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता अपना कोर्स ऑफ करेक्शन अपने हिसाब से करेगी और हम उस कोर्स ऑफ करेक्शन को स्वीकार करेंगे। तो हम लोकतंत्र में सत्ता को प्राप्त करने के लिए बिलो द बेल्ट या संविधान के विरोध में, धर्म के नाम पर इन सब चीजों को नहीं कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से आज की डेट में जो लोग ये सब कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो हम अपनी शॉर्ट टर्म की कामयाबी के लिए हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आजादी की लड़ाई भी है। आजादी की लड़ाई भी एक दिन में नहीं जीती गई। तो हम अगर सिद्धांत छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर फिर हम सिर्फ सत्ता लोलुप कहलाएंगे। हम में और फिर जो सत्ताधारी दल है उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक बात है। एक तरफ तो आप ये कह देते हैं कि जनता समझदार है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो कम्युनल एजेंडा चल रहा है इस वजह से वो लोग जीत जाते हैं, और लोगों को जीतने का कारण जनता ही होती है, क्योंकि वोटर ही वोट करके उन्हें जिताता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनता शायद उतनी समझदार नहीं है, वो कम्युनल लोगों नहीं को जिता रही है, शायद आप ये कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम जनता की समझ पर बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं उठाते। जनता हम्म। की समझ को हम प्रणाम करते हैं। हम नहीं हम्म। जीत रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, हमारा अपना एजेंडा है, वो अपनी जगह पर। जनता को जिस दिन हमारा एजेंडा समझ में आएगा, विकास का एजेंडा समझ में आएगा, उस दिन वो विकास की बात करेगी। जब उन्हें धर्म का एजेंडा समझ में आ रहा, धर्म की बात करेगी। जनता के ऊपर हम कोई भी तोहमत नहीं तारी करते हैं। तोहमत है उन लोगों के ऊपर जो भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ना, अगर हम हिंदुस्तान में विकास की बात करते हैं तो 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को करके देते हैं। ये सामने है, और उनका भी काम सामने है। पिछले 10 साल 11 सालों में उनका भी काम है कि आप ले दे करके उनके किसी काम को आप उठा लीजिए, एग्जीक्यूटिव कामों को छोड़ दीजिए या कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाने को छोड़ दीजिए। उसके अलावा हम्म। उनका एक काम भी बता दीजिए, उनके सारा एक वादा उन्होंने पूरा किया हो। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे पर ईयर, अगर दिए हों और आपको भी मिल गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए कि उन्होंने कहा था जीएसटी नहीं लागू करेंगे, ये उनका एजेंडा था, उन्होंने लागू करके बताया। और हमने कहा था कि भाई जीएसटी जो सरल होनी चाहिए उन्होंने कठिन कर दी, 4 स्लैब दे दिए। हमने कहा था हम 1 स्लैब में जीएसटी को लाएंगे या मैक्सिमम 2 स्लैब में लेकर के आएंगे। तो उसके बाद आप आ जाइए, उन्होंने नोटबंदी, क्या नोटबंदी उनके एजेंडे में था? नहीं था। उनको, उनके एजेंडे में चीन को लाल लाल आंखें दिखाना तो था, उनके एजेंडे में चीन को अतिक्रमण करवाने देना तो नहीं था ना। आपके सामने, तो जनता के सामने हम तो सच रख रहे हैं, हम तो सवाल। सारे सच रख रहे हैं। लेकिन अब जनता को तय करना है, हम्म। और जनता अपने हिसाब से चर्निंग करती है। तो अभी जनता फिलहाल ये आर्गुमेंट मतलब बाय करने की मूड में नहीं है, इसका मतलब आपका तभी तो आपका लगातार। आपका अपना मानना हो सकता है। आप इस चीज को देखिए, 30 से 35% वोट उनके पक्ष में है और 65% वोट उनके विरोध में भी तो है। फ्रैक्चर्ड है।
ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है। जो 35% जनता उनको वोट दे रही है, आप उनकी क्या नाम बात को आप कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज़ तो है 65% जनता तो उनके विरोध में ही है। वोट दे रही है ना। हाँ, आपकी बात सही है, पर भारत में वो सिस्टम नहीं है ना कि 51% वोट मिलेगा तभी आप जीतेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है। बा आप 15% में भी हाँ, जीत सकते हैं, 17% में भी जीत सकते हैं, 18% में भी जीत सकते हैं। इसलिए तो ये आर्गुमेंट तो हमने कोई शिकायत थोड़ी की। हुँ। हमने तो आपको, चूँकि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ आंकड़े का आपको एक सच सामने रखा। जी। हम उस सिस्टम में, चूँकि हम ही ने अडॉप्ट किया है वो सिस्टम, हम उस सिस्टम पे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सुरेंद्र जी, ये जो मूडा वाला मामला है, मूडा केस है जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और तमाम जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनको क्लीन चिट दे दी है। अब जो कर्नाटक में आपका विपक्ष है, यानी कि भाजपा, वो ये कह रही है कि इसमें सीबीआई की जांच होने नहीं दी। एक तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था और सीएम साहब भी बहुत एडमेंट थे कि सीबीआई जांच नहीं होगी। लोकायुक्त जो पुलिस है वो उन्हीं के अंडर आती है, ठीक है। जो राज्य सरकार है वही नियुक्त करती है। तो ऐसे में क्लीन चिट दिए जाने को भाजपा सही नहीं मानती। जो वहां का विपक्ष है, जो आपका विपक्ष है, वो उसको ठीक नहीं मानता। उन्हें लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर नहीं है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसका। भारतीय जनता पार्टी अपने जैसा सबको समझती है। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो हमारी नहीं है। स्वायत्त संस्थाएं जिसकी वो है, वो देश के संविधान की है। और हाई कोर्ट भी हमारा हो गया क्या? देखिए, फिजूल की बातों का और बेवजह की स्कोरिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने उसको डिनाई किया तो भाजपा जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए, लोकायुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, गई और मुंह की खाई। तो हमारा ये मानना है कि अननेसेसरीली जिसको कहा जाए, वो अपने जैसा अगर सबको समझते हैं। रात में 1:30 बजे हमने कोई लोकायुक्त नहीं चेंज किया, सीबीआई का डायरेक्टर आपने चेंज किया, हमने नहीं चेंज किया। आपने डिसेंट नोट हमने राहुल गांधी जी ने दिया सीईसी के लिए। रात में 12 बजे आज तक कभी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुआ हो तो बता दीजिए। हमने तो दिन में किए हैं सारे काम, कानून सम्मत किए हैं सारे काम। उन कामों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई डिनाई नहीं कर पाया। बात आप समझिए। तो ये अननेसेसरी का जिसको कहा जाए कि इन्हें वितंडावाद फैलाना है, और हमारे दुर्भाग्य से और देश के दुर्भाग्य से और इनके सौभाग्य से आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हीं की गाल बजा रहा है, इन्हीं का मानस पुत्र बना हुआ है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, चाहे वो न्यूज़पेपर हों और चाहे वो मीडिया के क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, इन्हीं की बात को रखने की बात करते हैं। और आपके सामने है कि जरा सी कोई बात आ जाती है, जैसे गंगा मैया के जल को जिस तरीके से प्रदूषित किया हुआ है, उसमें एक सामने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ले आते हैं, उनको सही साबित करने के लिए नहीं, बहुत साफ है। तो हम इस तरीके का काम नहीं करते। जो कोर्ट ने दिखाई दिया, जो लोकायुक्त ने किया, अगर किसी को दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाए उसके खिलाफ। लेकिन यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट तक सिद्धरमैया साहब हाई कोर्ट से भी बरी हैं, लोकायुक्त से भी बरी हैं, और हमें पूरा वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, आपका ऐसा मानना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है और लोकायुक्त पुलिस ने भी उनको क्लीन चिट दे दी है। जी। अभी जो आप उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मामला बता रहे थे, वो उसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत ज़्यादा डाँटा है, बहुत फटकार लगाई उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आपने जब अपनी रिपोर्ट बनाई थी, आप एक तो सीपीसीबी की रिपोर्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, और जब आपने रिपोर्ट बनाई थी तब आपने जो फीकल कॉलीफॉर्म का मामला है, इसको आपने नोटिस ही नहीं किया था, ना आपने रिपोर्ट में इंक्लूड किया था इसको। खैर, वो तो बिल्कुल यूजलेस है। पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो लोकायुक्त है, जैसे आप कहते हैं कि जो कांग्रेस है, वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है उनको इंडिपेंडेंट रखती है। मैं बिल्कुल क्लियरली आपसे समझना चाहता हूँ कि जो ज्ञानेश कुमार साहब हैं, जिनको सीसी बनाया गया है, ठीक है, इनकी नियुक्ति में अवैध क्या है? मतलब क्या क्या अवैध है, क्या गलत है, मतलब क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब गड़बड़ क्या है? जैसे डिसेंट नोट उन्होंने दिया कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसके पहले आप मत करिए, लेकिन इसमें अवैध क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इससे 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 बड़ा अवैध और क्या होगा? हाँ, तो अगले दिन जब साबित हो जब गई ना। जब
अगले दिन साबित हो गया सुरेन जी अगले दिन साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एंटरटेन नहीं किया अपनी बात को, सुप्रीम कोर्ट खुद अडिग नहीं रहा अपनी बात पे। फिर वही चीज, अगर आप अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं तो आप पर प्रश्न उठेगा। दो चीजें बड़ी साफ सुनिए, समझिए चीजों को। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री और एक विपक्ष का नेता, ये तीन मिल करके नियुक्ति करेंगे। इसमें बहुमत की नियुक्ति होगी। पहले इसी चीज में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, ठीक है ना। तो बहुमत की नियुक्ति में जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री, हमारे यहाँ की व्यवस्था है जो अभी आपने लोकतंत्र की दुहाई दी थी थोड़ी देर पहले, तो उसको याद करिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री एक ही दल के हैं, उन दोनों ने चुन लिया, तो उसमें नेता विरोधी पक्ष की भी जरूरत क्या है फिर? अगर वो डिसेंट नोट भी देता, बहुमत तो हो गया ना उनका। ये अपने आप में जो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात थी। बात आप चीज हाँ, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इसमें और कोई चीज मत करिए। देखिए, बातों को आप घसीटते जाइए, उससे लाभ नहीं है। आप खुद ही हमें बताइए कि जब तीन में से दो एक हैं, या तो आप ऐसा रखिए 5 रखिए, भाई जिसमें स्वायत्त लोग भी तो हों। नहीं, तो आप दर्शकों को ये तो बताइए, नहीं आप दर्शकों को ये बताइए कि जब सीजेआई की जो पीठ थी, जो 5 सदस्यीय पीठ जिसने फैसला दिया था कि सीजेआई होना चाहिए, उसमें उस मतलब टीम में होना चाहिए, उस समिति में होना चाहिए, उस डिसीजन के पहले जो भी कार्यकाल था, चाहे यूपीए का हो, चाहे इनका हो, एनडीए का हो, कोई भी हो, उसमें मतलब क्या प्रोसीजर था जो सीईसी को चुनने का? उसमें राष्ट्रपति चुनते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसा गलत काम करती थी? नहीं, मैं ये नहीं कहता। अरे एक मिनट, अब सुनिए ना। जो आप कहना चाहते हैं हम ऐसा थोड़ी कि नहीं समझते हैं, ठीक है, हाँ, मान लीजिए इस बात को। उसमें उस प्रक्रिया में सवाल उठे, तब हमने ये नया सिस्टम लागू किया ना। तो जब उस प्रक्रिया पे सवाल उठे, उस प्रक्रिया पर, उसी प्रक्रिया से टीएन शेषन भी आए, उस प्रक्रिया से त्रिवेदी जी भी आए। दोनों की अपने अलग अलग काम थे। हमारी प्रक्रिया से टीएन शेषन आए ना, कि किसी और की प्रक्रिया से आए। लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा लोकतंत्र में है। हमने उस चीज को सुधारने की बात करी। अब आप उस चीज को सिर्फ इस वजह से दोबारा पुरानी उस चीज को, क्या नाम, पुरानी बात को ला करके इस नई बात को सही साबित करना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पुरानी प्रक्रिया में कुछ कमी थी, तभी नई प्रक्रिया आई ना, नहीं तो पुरानी चलती रहती। जब आप सब लोग ये मिलकर के कहते हैं कि नहीं 70 साल में तो ऐसा हो रहा था, अरे भाई 70 साल में हो तभी तो हमारे 44 सीटें आई थी। आपको लगातार पढ़े लिखे जनमानस को, बढ़ते भारत को, चढ़ते भारत को, परिपक्व लोकतंत्र के भारत में जो कमियां होंगी उनको दूर करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अगर आपको स्वायत्त रखनी है, आपको संवैधानिक रखनी है, आपको बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रखनी है, तो आपको सरकार का नियंत्रण कम करना पड़ेगा, स्वायत्त उसको देना पड़ेगा। सरकार का नियंत्रण, जब 3 में से 2 आदमी सरकार के हैं, एक गृह मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, और तीसरा विपक्ष का नेता डिसेंट नोट दे, तब भी वो नियुक्ति हो जाएगी, नहीं दे तब भी हो जाएगी। तो आप, अगर हम उसको में ये कहते हैं कि साहब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नामित कोई आदमी हो, तो क्या बुरा कहते हैं? उस चीज को खाली साहब की वो चीज ना हो पाए। आप जैसे लोग जब कहते हैं कि पहले क्या होता था, अरे पहले तो ऐसी बहुत सी चीजें होती थी। पहले तो अगर आप पहले की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में आजादी का आंदोलन ही कुछ नहीं था। आप अंग्रेजों से के उसमें किसको दिक्कत थी? जिनको दिक्कत थी वो आजादी लेकर के आए, जिनको नहीं दिक्कत थी दलाली करते थे, पेंशन लेते थे। मेरा ये कहना है, लगातार जब परिपक्व लोकतंत्र होता है उसमें तमाम चीजें बढ़ती रहती हैं, तमाम आपको चीजों को स्वायत्त करना पड़ेगा, तमाम चीजों से अपना नियंत्रण कम करना पड़ेगा, तमाम कोटा राशन, तमाम चीजों को कम करना पड़ेगा आपको। आप कम क्यों नहीं करना चाहते हैं? दोबारा से आप सिर्फ इस वजह से कि साहब पहले ऐसा होता था इसलिए आप नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड देना चाहते हैं? नहीं चलेगा।
फ्री हैंड की बात नहीं है, बात यह है कि पब्लिक स्पेस में जो सवाल हैं, अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया विपक्ष के द्वारा, अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया, अगर उन्हें नहीं बताया गया, तो वो वैसा ही समझेंगे जैसा सत्ता उनको समझाना चाहती है। देखिए, इसीलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। सवाल में कुणाल साहब, जब आप इतिहास को शामिल कर देते हैं ना, तब चीजें आप इस चीज के जो इसके जो सवाल हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, सवालों को उसमें आप जब इतिहास को, कांग्रेस ऐसा करती थी। नहीं, सवाल ये है कि वो ये खुद कह रहे हैं कि जब इस 5 सदस्यीय जजमेंट के पहले जो जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया थी, तब किसी को तो भाई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। उस 5 सदस्यीय जजमेंट के बाद वो 5 सदस्यीय जजमेंट आया ना, क्यों आया? वो आवश्यकता और थी अब ना। बिल्कुल आवश्यकता थी, लेकिन उस जजमेंट में क्या लिखा था? उस जजमेंट में उन्होंने ये बोला था सुरेंद्र जी कि ये जजमेंट तब तक प्रभावी है जब तक आप कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बना लेते। उन्होंने मैंडेटरीली ये नहीं कहा था कि आप ऐसा ही कर लीजिएगा कि तो सीजीआई को रख लीजिए। कानूनी व्यवस्था ये हो गई कल की डेट में, अगर जवाहरलाल नेहरू जी जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे, अगर वो ये कानूनी व्यवस्था बना देते कि क्या नाम, जवाहरलाल जी का खानदान ही जो है अगले 200 साल तक राज करेगा, तो आप उसको मान लेते। बहुमत को आप क्या नाम, क्या लोकतंत्र को आप बहुमत के लाठी तंत्र से चलाएंगे? आप ये चाहते हैं कि 200 साल तक यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार का ही शासन रहता? नहीं किया ना उन्होंने, जबकि उनके पास ताकत थी। बिल्कुल थी ना ताकत उनके पास। तो जब आज की डेट में ये लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बजाय उस चीज को सही साबित करने के लिए उनकी रिपोर्ट्स के माइन्यूट डिटेल्स डालने की जगह पर, आप सब लोगों की जिम्मेवारी क्या ये होती है कि वो माइन्यूट डिटेल्स डालेंगे नया कानून? क्या आप लोगों की जिम्मेवारी ये होती है कि नया कानून ऐसा बने कि जिसमें जो सीईसी है और शक्तिशाली हो और स्वायत्त हो? जिम्मेवारी का एहसास कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की जिम्मेवारी सिर्फ अकेले हम पर नहीं है, राजनीतिज्ञों पर नहीं है, आप पर भी है। बिल्कुल है, हम अच्छे से समझ रहे हैं सुरेंद्र जी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है हमें। अगला सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की आपकी सहयोगी हैं टीएमसी नेता ममता बनर्जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। शायद वो उन दुर्घटनाओं के सापेक्ष उसको बता रही हैं जो तमाम दुर्घटनाएं घटी हैं, पर जब वो मृत्यु कुंभ शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो यूपी के सीएम काफी नाराज हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। क्या आप इस टर्मिनोलॉजी से सहमत हैं, मृत्यु कुंभ से? देखिए, दोनों चीजें, ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो ममता बनर्जी को सफाई देनी होगी। और एज ए अलाई पूछ रहा हूँ। किसी भी तरीके से उनको खुद स्वयं सफाई देनी होगी, वो स्वयं सफाई देने में सक्षम है, नंबर एक। नंबर दो, हम्म। किसी भी धार्मिक आस्था के पर्व पर कड़े शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, लेकिन कड़े हम्म। शब्द भी आदमी तभी इस्तेमाल करता है जब वो दुखी हो जाता है। हम्म। जिस तरीके से कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की, पूरा का पूरा लाखों लोगों को न्योतने की बात करी, वीआईपी प्रोटोकॉल की बात करी, कुंभ के मेला क्षेत्र को 3 गुना या 4 गुना बढ़ा करके उन्हीं 10 करोड़ के आसपास लोगों को 50 करोड़ बताने की बात करी, थर्मल स्टेट इमेजिंग के सिस्टम के काउंटिंग के प्रोसेस से। जिस तरीके से इन लोगों ने 144 साल का कोई प्रमाणिक बात नहीं आई, लेकिन प्रमाणिक इस चीज को लोगों में फैलाया और अव्यवस्था फैली, रेलवे में अव्यवस्था फैली, कुंभ के मेले में अव्यवस्था फैली, पानी गंदा, वो जो आप कौन सा कोलाई बता रहे हैं, वो मानव, उसमें से मानव मल जिसको आप कह सकते हैं, उसका 20 गुना ज्यादा है जो परमिसेबल लिमिट है। जब ये सारी चीजें, सारी अव्यवस्थाएं जब हुई, तो इन अव्यवस्थाओं पर सवाल न उठा करके सिर्फ ममता बनर्जी के एक शब्द पे सवाल उठाना मेरे ख्याल से उचित नहीं। ममता बनर्जी के शब्द की आप निंदा कर सकते हैं, हम भी निंदा कर सकते हैं, लेकिन उनके भाव के साथ तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके भाव में परिस्थितियां अगर उनके वो होती और ये सारी चीजें अच्छी होती, तो आज की डेट में ना तो लोग दिल्ली में स्टेशन पर भगदड़ में मरे होते, ना मौनी अमावस्या की भगदड़ में मरे होते, ना लाखों लाख वाहन और करोड़ों लोग इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के अगल बगल जाम में फंसे होते, ना गाड़ियां लोगों के पेट्रोल खत्म हुए थे, ना क्लच प्लेटें जली होती, ना लोग भूखे बिलबिलाते। तो अव्यवस्थाओं का कुंभ तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लोग मरे हैं, काल कवलित हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हजारों लोग गायब हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो एक शब्द के ऊपर आप लंबी बहस चलाएं,
या फिर महीने भर की अव्यवस्था के ऊपर लंबी बहस चलाएं, फैसला आपका है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अव्यवस्था पर ही बहस और बातचीत होनी चाहिए। धन्यवाद सुरेंद्र जी, इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसको यहीं खत्म